हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1 तैयार, 2 तैयार, 3 तैयार एंड 5 भी तैयार। आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 भी तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पैक हो जाएगा नीट 2026 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। एक बात मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले अपन पढ़ने वाले हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस सर, उसको कब अप्लाई करना है और कैसे उसको अप्लाई करना है वो अपने को आना चाहिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपने को खेल समझ में आ जाए और हमारा चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। यस सर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सर रेजिस्टेंस। तो ये लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस। तो आज के बाद ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल आर से शो करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन। सर हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, ठीक है। और काम की बात बताऊं, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, रेजिस्टेंस के बारे में 5 लाइन लिख कोई नहीं पूछ रहा। हमको क्या काम आएगा? हमको काम आएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए यार। यस सर। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L बाई ए। अरे सर, ये फॉर्मूला तो सुना सुना लग रहा है। अरे फिजिक्स, उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। 3 क्वेश्चन नीट में फिक्स होते हैं और उसका एक बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L बाई ए। यस सर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं, ठीक है सर। तो आज के बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए। यस सर, ठीक है। R मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने क्या बोला? स्मॉल l मतलब लेंथ। अरे किसकी लेंथ? हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे, हम तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देख, मान ले मैंने एक सेल बनाया, ये मैंने सेल बना दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगे। यस सर, मान ले ये कैथोड और ये एनोड। तो जो इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी है ना, उसको मैं बोल रहा हूं स्मॉल एल। यस सर, यानी जो एल यहां पर लिखा हुआ है, जो स्मॉल एल यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मूले में, वो क्या है? इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी, यानी एनोड एंड कैथोड की बीच की दूरी। यस सर। अब कॉमन सेंस से सोच यार, मैंने इतना बड़ा सेल थोड़ी बनाया, मैंने तो छोटा सा सेल बनाया। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स की बीच की जो दूरी होगी, क्या वो मीटर में होगी? नहीं सर, सेंटीमीटर में होगी। यस सर, ठीक है। यानी लेंथ मैं लिखूंगा सर सेंटीमीटर में, सिमिलरली क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहां पर लिख दी। देख, आर मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी बोल, चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल, एक ही बात है। एल मतलब सर इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी, सर सेंटीमीटर में लिखूंगा। ए मतलब सर क्रॉस सेक्शन एरिया, सर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखूंगा। बिल्कुल आसान, ठीक है। और ये फॉर्मूला मुझे पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ध्यान से देख यार, रेजिस्टिविटी को ना अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये चीजें अपन मिटा देते हैं क्योंकि ये बातें अपन ने यहां पर लिखी हुई है। मैंने क्या बोला? रेजिस्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। अगर अपन इस वैल्यू को 1 कर दें, तो मैंने लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर, मैंने एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। या फिर मैंने लेंथ ले ली 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ले लिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नंबर ऊपर, वही नंबर अगर नीचे आ जाता है तो आंसर 1 आता है क्या? यस सर। अगर L बाई ए की वैल्यू 1 आ गई तो क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी क्या? यस सर। यानी मैंने L बाई ए को कांस्टेंट कर दिया, कितना? 1 कर दिया। मैंने L बाई ए को 1 कर दिया तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। यस सर। तभी तो अपन रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यस सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यस सर, ठीक है। तो ये बातें अपने को समझ में आ गई। तो यही बात मैंने यहां पर लिख दी, ध्यान से देख। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, पर कब? सर उस दिन जिस दिन L बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाए? 1 आ जाए। L बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाए? 1 आ जाए। तो यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं? लेंथ मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली, एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। यस सर। तो ऐसे करने पर क्या होगा सर? L बाई ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। यस सर। और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस ही होता है, बशर्ते मैंने लेंथ 1 सेंटीमीटर ले ली और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। बिल्कुल आसान खेल, ठीक है।
अब जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहा था, मुझे एक बेसिक बात पता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? ओम। ओम को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देख ऐसे, ये हो गया अपना ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। यस सर, ठीक है। और कोई तुझसे पूछे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट भी बता दे, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देख, हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यस सर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना तो आर इंटू ए हो जाएगा और एल तेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। रेजिस्टेंस की यूनिट मुझे पता है ओम, एरिया की यूनिट मुझे पता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मुझे पता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन 1 सेंटीमीटर नीचे, तो सेंटीमीटर से तेरा सेंटीमीटर कट गया, यानी ओम सेंटीमीटर किसकी यूनिट आ गई सर? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल खेल। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये आपका ओम और ये आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम एंड रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान, ठीक है। ये बात भी अपने को समझ में आ गई, ये बात भी अपने को समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस की, ठीक है। तो आज के बाद पहली बात मुझे पता होनी चाहिए, कंडक्टेंस को अपन कैपिटल जी से शो करते हैं, कंडक्टेंस को अपन कैपिटल जी से शो करते हैं। मैं कहीं पे अगर जी लिख दूं तो समझ जाना ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है। यस सर, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है? कोई पूछे तो बोल देना रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, बिल्कुल आसान। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है सर? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपन कैपिटल जी से शो करते हैं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। यस सर, ठीक है। तो यहां पर अपना फॉर्मूला तैयार, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। यस सर। हमको रेजिस्टेंस निकालना आ गया, अगर तुझे रेजिस्टेंस निकालना आ गया, मान ले तूने रेजिस्टेंस निकाल दिया 5 ओम, तो कंडक्टेंस कैसे निकाल देगा सर? 1 अपॉन 5 सर, 1 अपॉन 5, बिल्कुल सिंपल खेल, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैसे शो करेगा सर? कैपिटल जी से शो करूंगा सर, कैपिटल जी से शो करूंगा, ठीक है। तो ये बात तेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख यार, अब अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है सर? 1 अपॉन आर होता है क्या? यस सर। सर आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? ओम होती है। यस सर। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी सर? ओम इनवर्स हो जाएगी क्या? ओम इनवर्स हो जाएगी क्या? यस सर। और ओम इनवर्स को अपन उल्टा ओम भी बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं उल्टा ओम। ये अपना ओम होता है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा तेरा उल्टा ओम, ठीक है, उल्टा ओम। तो ओम इनवर्स को अपन उल्टा ओम भी बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं MHO, ठीक है। और इसको अपन सीमेन भी बोलते हैं, सीमेन नहीं साइमेन, साइमेन कैपिटल एस से शो करते हैं, ठीक है। तो ओम इनवर्स बोल दे, चाहे MHO बोल दे, या फिर उल्टा ओम बोल दे, चाहे साइमन बोल दे, एक ही बात है। ये सारी किसकी यूनिट है सर? ये सारी यूनिट है कंडक्टेंस की, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने नीचे लिखी हुई है, ध्यान से देख, ठीक है। तो यूनिट भी तैयार, कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी तैयार, ठीक है। और असली मजा कब आएगा? जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। तो ये बात आपकी तैयार हो चुकी है। तो आज के बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस को मैं उल्टा कर दूं तो कंडक्टेंस हो जाएगा, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई आर। कंडक्टेंस को अपन कैपिटल जी से शो करते हैं क्या? यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की। तो ध्यान रखना, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको अपन किस लेटर से शो करते हैं सर? कैपिटल के, सर कैपिटल के। आज के बाद मैं के लिख दूं तो समझ जाना कंडक्टिविटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कंडक्टिविटी की बात चल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो सिमिलरली तू बोल सकता है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यस सर। रेजिस्टिविटी को अपन रो से शो करते हैं, यस सर, यानी 1 बाई रो क्या हो जाएगा सर? कंडक्टिविटी हो जाएगी, यस सर।
तो जैसे कंडक्टेंस मैंने बोला, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यस सर। सर रेजिस्टिविटी को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी तो बोलते हैं, सिमिलरली कंडक्टिविटी को अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो बोल सकते हैं। यस सर। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख, कंडक्टिविटी बोल चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या होता है सर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी सर 1/ρ, यानी सर 1/ρ। यस सर। रो यानी रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट क्या निकाली थी हमने निकाली थी सर ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। परंतु यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होता है सर, 1 रेजिस्टिविटी होती है। यस सर। यानी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी सब, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सर ओम इनवर्स को अपन उल्टा ओम भी बोलते हैं, सब ओम इनवर्स को अपन उल्टा ओम भी बोलते हैं, यानी MHO भी बोलते हैं। सर ओम इनवर्स को अपन साइमन से भी शो करते हैं। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह में मैं उल्टा ओम भी लिख सकता हूं, ओम इनवर्स की जगह में मैं साइमन भी लिख सकता हूं। ये सारी किसकी यूनिट सर, कंडक्टिविटी की यूनिट। कंडक्टिविटी को अपन कैसे शो करते हैं सर, कैपिटल K से। यस सर। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस सर। बिल्कुल आसान खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन सर, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन सर, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे थे, कंडक्टिविटी को मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस सर। तो सारी बातें अपनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तैयार हो रही हैं, और इसी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कोई कंफ्यूजन दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, R=ρ L/A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा, R=ρ L/A, ठीक है सर। तो अगर मैं एक सेल बना रहा हूं ना, तो उसके लिए ये कांस्टेंट होता है यार। अगर मैं सेल बना रहा हूं तो उसके लिए L/A कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं आज के बाद इसको बोलूंगा सेल कांस्टेंट। तो जो L/A था उसको मैं आज के बाद बोलूंगा सेल कांस्टेंट। इसको अपन सिग्मा से भी शो कर सकते हैं, इसको अपन G* से भी शो कर सकते हैं। कहीं आपको सिग्मा से शो होता हुआ दिख जाएगा, कहीं आपको G* से शो होता हुआ दिख जाएगा। दोनों का मतलब क्या सर, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में L/A पढ़ा था वो कुछ नहीं होता, वो सेल कांस्टेंट होता है, वो सेल के लिए कांस्टेंट होता है। यस सर, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेल कांस्टेंट भी आपको समझ में आ गया। यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से पढ़े, ध्यान से देख, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, सेल कांस्टेंट का, ठीक है। अब यहां पर देख, मैंने क्या किया, एक रिलेशन निकाल दिया, एक रिलेशन निकाल दिया। सबसे पहले मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था सर, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, R=ρ L/A, R=ρ L/A। अब ध्यान से देख, मैं रो को इस साइड भेज रहा हूं और R को मैं इस साइड भेज रहा हूं, तो ये हो गया तेरा 1/ρ = 1/R × L/A। सर L/A को तो अपन सेल कांस्टेंट बोलते हैं। यस सर। सर 1/R को तो अपन कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको अपन G से शो करते हैं। सर 1 रेजिस्टिविटी को तो अपन कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको अपन कैपिटल K से शो करते हैं। यस सर। सर L/A अपना सेल कांस्टेंट है, इसको अपन सिग्मा से शो करते हैं। तो यहां पर देख, तेरा नया फॉर्मूला तैयार, K = G × सिग्मा, K = G × सिग्मा। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद नहीं करना, ये फॉर्मूला अपने को याद थोड़ी करना, हमको तो ये पता होना चाहिए बस कि R=ρ L/A। यस सर, ठीक है। परंतु हमने ऐसा किया, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा, K = G × L/A, K = G × L/A। L/A क्या है सर, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। K क्या है सर, कंडक्टिविटी। G क्या है सर, कंडक्टेंस। यस सर। तो K = G × L/A। L मतलब इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी, सेंटीमीटर में लिखूंगा। A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। यस सर। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत बार यहां से नीट में PYQ अगर आप करोगे तो आपको दिख जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो आज के बाद ध्यान रखना, K = G × L/A। K मतलब
के मतलब कंडक्टिविटी, जी मतलब कंडक्टेंस, एल बाई ए मतलब सेल कांस्टेंट। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये सारे फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। हमको नहीं पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कोई नहीं पूछेगा कि इनको डिफाइन करो। हमको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। अब हम बात करते हैं सर मोलर कंडक्टिविटी की। तो आज के बाद ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी को अपन लैम्बडा एम से शो करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को अपन लैम्बडा एम से शो करते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, ये के मतलब सर कंडक्टिविटी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। यस सर, ठीक है। तो अगर कोई तुझसे पूछे कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बता दे, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बता दे, तो क्या तू बता पाएगा? तो ध्यान से देख, अगर तेरे को कंडक्टिविटी की यूनिट पता है, अगर तेरे को मोलैरिटी की यूनिट पता है, तो तू मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी निकाल सकता है। यस सर, ठीक है। थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कंडक्टिविटी पढ़ी थी। यस सर, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आई थी सर? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या आई थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी क्या होता है सर? मोलैरिटी हमने कहाँ पढ़ा था सर? सॉल्यूशन चैप्टर में। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस सर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में किस में लिखूंगा सर? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जब मैं लेंथ की बात कर रहा था मैंने यूनिट लिखी सर सेंटीमीटर, जब मैंने एरिया की बात करी मैंने यूनिट लिखी सर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा सर? सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा क्या? यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, मेरे को कंडक्टिविटी की यूनिट भी पता है, मेरे को मोलैरिटी की यूनिट भी पता है, तो क्या मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल सकता हूं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूं। ध्यान से देख, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, देख 1000 तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। 1000 तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, अपॉन ये लिख दिया मैंने मोल, ठीक है, और ये हो गया तेरा अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगा क्या? यस सर, तो ये हो गया तेरा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या अपना सेंटीमीटर इनवर्स है। यस सर, यानी इसको मैं नीचे भेज सकता हूं, ये भेज दिया मैंने सेंटीमीटर को नीचे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर बचा क्या? यस सर, ये जब मोल ऊपर आएगा तो क्या मैं इसको मोल इनवर्स लिखूंगा क्या? तो ये हो गया तेरा ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर भी तो वही लिखा हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने डिराइव करके आपको बता दिया कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट अपन कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे कंडक्टिविटी की यूनिट पता है, अगर मुझे मोलैरिटी की यूनिट पता है, तो मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी निकाल सकता हूं। यहां पर मैंने तेरे को निकाल के बता दी। यस सर, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है सर? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को अपन उल्टा ओम भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को अपन साइमन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन उल्टा ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख, मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। के मतलब कंडक्टिविटी, एम मतलब मोलैरिटी। यस सर, फिर हमने मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी निकाल दी बिल्कुल डिराइव करके। यस सर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यस सर, इसको अपन कैसे शो करेंगे सर? लैम्डा इक्विवेलेंट से, लैम्डा इक्विवेलेंट से। यस सर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही होता है, बस चेंज क्या होता है ध्यान से देख। यहां पर मैंने मोलैरिटी नीचे लिख दिया, यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा। यस सर, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। यस सर, ठीक है। जब मैं मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने मोलैरिटी से डिवाइड किया, यहां पर मैं नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर रहा हूं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख,
जब अपन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे ना, जब अपन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने तेरे को एक फॉर्मूला बताया था। अगर तेरे को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले नहीं पता परंतु तुझे मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले पता हैं, 4 फॉर्मूले थे, मोलैरिटी के चारों फॉर्मूले तेरे को पता हैं परंतु नॉर्मेलिटी का एक भी फॉर्मूला तुझे नहीं पता, फिर भी तुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो मैंने एक तरीका तुझे बताया था, नाना जी इक्वल टू मामा जी इंटू एन फैक्टर। नाना जी इक्वल टू मामा जी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना आता है? यस सर। मोलैरिटी के 4 फॉर्मूले अपने को पता है, मोलैरिटी की वैल्यू निकाल दूंगा? यस सर। तो मोलैरिटी को अगर मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नॉर्मेलिटी निकल के आ जाती है यार। तो आज के बाद ध्यान रखना, नाना जी इक्वल टू मामा जी इंटू एन फैक्टर, नाना जी इक्वल टू मामा जी इंटू एन फैक्टर। यस सर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान से देख, नाना जी इक्वल टू मामा जी इंटू एन फैक्टर, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यस सर। अब ध्यान से देख, वापस से मैं क्या करूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट निकालूं, वापस से पूरा खेल डिराइव करूं, तब जाके इसकी यूनिट निकालूं। परंतु अभी मैंने तेरे को मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल के बताई, तेरे को कुछ नहीं करना, यहां पर जो मोल इनवर्स था उसकी जगह में इक्विवेलेंट इनवर्स कर देना, इक्विवेलेंट इनवर्स कर देना। यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। बाकी यूनिट बिल्कुल सेम है क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही था ना, वहां पर मोलैरिटी थी, यहां पर नॉर्मेलिटी आ गई। यस सर, ठीक है। तो आज के बाद मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन। एन एंड एम के बीच का रिलेशन क्या है, नाना जी इक्वल टू मामा जी इंटू एन फैक्टर। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, मजे की बात क्या है, हमको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। हमको पता है कि मोलैरिटी अगर निकालनी आती हो या फिर मोलैरिटी क्वेश्चन में दी गई हो, एन फैक्टर निकालना आता है, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नॉर्मेलिटी ही तो बन जाती है। यस सर। तो नॉर्मेलिटी की जगह में मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यस सर। अब ध्यान से देख, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है सर, मोलर कंडक्टिविटी का, ये फॉर्मूला यही तो है। यस सर। यानी इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन चुका है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। यानी आज के बाद मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी नहीं आती परंतु मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी आती है। यस सर। तो मैंने कुछ नहीं करना, मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड करना है एन फैक्टर को, तो मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल दी। यस सर। तो आज के बाद मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज नहीं करने वाला। अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा, उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। यस सर। और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी मुझे आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। मैं इस फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो मैं कुछ नहीं करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। तो यही बात मैंने यहां पर लिख दी, ध्यान से देख, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं निकालूंगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, यहां से निकालूंगा सर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी आती है, यस सर, एन फैक्टर पता हो तो मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट कंसंट्रेशन। तो ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी और ये आपका रूट कंसंट्रेशन। सी का मतलब क्या होता है सर, कंसंट्रेशन होता है। तो यहां पर तेरे को ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी। सी का मतलब सर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। यस सर। मोलर कंडक्टिविटी की खोपड़ी में अगर मैं इनफाइनाइट लिख दूं, इसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। और जो अपना यहाँ पर बी है ना, वो डिपेंड करता है 3 चीजों में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एंड टेम्परेचर में। ध्यान रखना, यहाँ पर जो बी है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। यस सर। ये जो सी है, सी का मतलब सर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देख, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मोलर कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, उसको मैं कैसे लिखता हूं सर, ऐसे लिखता हूं। यस सर। परंतु ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई,
ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, तो ध्यान रखना आज के बाद अगर कंसंट्रेशन कितनी हो जाए सर, 0 हो जाए, या फिर मैं बोलूं सर डाइल्यूशन कितना हो जाए सर, इन्फिनाइट हो जाए, एक ही बात है। कंसंट्रेशन का 0 होना, डाइल्यूशन का इन्फिनाइट होना, दोनों एक ही बात है। अगर ये दोनों चीजें हो जाएं तो इस दिन जो अपना मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको मैं बोलता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर, यानी कंसंट्रेशन 0 हो जाए या फिर मैं बोलूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तो इस दिन मोलर कंडक्टिविटी को अपन बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस सर। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए या फिर 0 कंसंट्रेशन हो जाए तो इस दिन मोलर कंडक्टिविटी को मैं बोलूंगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर, बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में किसको बोल रहा हूं वो बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है सर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये बातें अपन ने नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, अपन क्या देख रहे थे, वेरिएशन देख रहे थे मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख यार, ये अपना मोलर कंडक्टिविटी और ये अपना रूट कंसंट्रेशन। ठीक है, मुझे देखने से लग रहा है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। परंतु मेरी नजर पड़ी इस माइनस में, इस माइनस में मेरी नजर पड़ी, तब जाके मुझे पता लगा कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ था, माइनस लिखा हुआ था, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन सर, इनवर्स रिलेशन। तो आज के बाद ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट कंसंट्रेशन। यस सर, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट कंसंट्रेशन। यस सर, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट कंसंट्रेशन के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो वाई एक्सिस में अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी को लिख दूं, एक्स एक्सिस में मैं अगर रूट कंसंट्रेशन को लिख दूं, तो या तो ग्राफ ऐसा आएगा या फिर ग्राफ ऐसा आएगा। कॉमन सेंस की बात है। यस सर, तो आज के बाद ध्यान रखना, ये वाला जो ग्राफ आता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है और ये वाला जो ग्राफ आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। यस सर, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहां पर ग्राफ के रिस्पेक्ट में आपको समझा दी। ठीक है, वाई एक्सिस में मैं क्या रख रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी, एक्स एक्सिस में मैं क्या रख रहा हूं, रूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ किसका सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि NaCl, KCl, AgNO3। यस सर, ठीक है। और जब मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था वहां पर अपन ने पढ़ा था वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो वहां पर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सारी बातें जानी हुई थी। यस सर, तो हमको एक बात पता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है सर, 1 होता है, 1 होता है। परंतु जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं हो पाते। उनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 1 से कम होता है, वो 1 से कम होता है। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं हो पाते। ये बातें अपन ने कहाँ पढ़ी थी, जब अपन वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में। यस सर, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं उतनी बातें अपने को समझनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, तो पहली बात अपने को क्या ध्यान रखनी है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व बन गया और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बन गया। यस सर, ठीक है। अब इस ग्राफ से अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से देख। ये अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यस सर, ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएगा क्या, यस सर। यानी इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी सर, 1। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो गया तभी तो यहां पर देख इसकी कौन सी वैल्यू दिख रही है सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर, ठीक है। परंतु अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ की तरफ नजर घुमाऊं तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो वाई एक्सिस से टच भी नहीं हो रहा, टच भी नहीं हो रहा। यस सर, यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होते, वो कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं देते। यस सर, तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसने दी तो बोल देना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने। आज के बाद कोई पूछे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसने दी तो बोल देना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने। यस सर, तो यहां पर मैंने बात लिखी हुई है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी किसने दी सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने। क्यों दी, क्योंकि सर इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। यस सर, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, अब ध्यान से देख यार, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है वाई एक्सिस में,
और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है सर, ये वाला है, ठीक है। यानी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की या वीक इलेक्ट्रोलाइट की? तो यहां पर देख, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसकी सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। यस सर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान से देख मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा अपना आयंस में टूटते जाएगा, कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होते। यस सर, तो ये ग्राफ अपने को पता रहना चाहिए। दो बातें अपने को ध्यान रखनी है, मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू किसने दी सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने, परंतु ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। यस सर, तो ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इन अ ग्राफ। तो ग्राफ में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, आसानी से तू आइडेंटिफाई कर चुका होगा। सर प्रॉब्लम ही आई ना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो ग्राफ ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात तो कर दी, परंतु जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात आई तो ग्राफ ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात नहीं करी, नहीं बता पाई। यस सर, ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं बता पाया। यस सर, ठीक है, तो ये दिक्कत हो गई। तो अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ग्राफ से तो पता नहीं लग रही। यस सर, तो यही बताने के लिए एक साइंटिस्ट आगे आया, उसने बोला मैं बताऊंगा यार, मैं बताऊंगा। तो उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, कोहलरॉच। क्या था सर, कोहलरॉच, ठीक है। तो उन्होंने एक लॉ दिया, कोहलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यस सर, ठीक है। तो ये काय के लिए आया था, ताकि अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता पाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता पाए। यस सर, परंतु आज के बाद ध्यान रखना, ये जो अपना कोहलरॉच लॉ है ना, ये सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है। यस सर, तो आज के बाद कोहलरॉच लॉ इज वैलिड फॉर बोथ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस सर, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि कोहलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस होता क्या है सर, होता क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देख, मान ले ये एक छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम है, छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है सर, छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। इसमें 4 बंदे खड़े हो रखे हैं, 4 बंदे खड़े हो रखे हैं, ठीक है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, अगर स्टेडियम बहुत छोटा है तो वो जो 4 लोग खड़े हो रखे हैं अंदर, 4 बंदे जो अंदर खड़े हो रखे हैं, वो बहुत चिपक चिपक के खड़े हो रखे होंगे क्या? यस सर। उनके बीच में इंटरेक्शन होगा क्या? यस सर। कोई किसी के गले लग रहा है, किसी ने किसी के लात मार दी, किसी ने किसी के थप्पड़ बजा दी। यस सर, क्योंकि वो बहुत पास पास है ना। यस सर, ठीक है। परंतु मैंने क्या किया, इस क्रिकेट के स्टेडियम को बहुत बड़ा कर दिया, मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। यस सर, अभी भी इसके अंदर कितने बंदे, 4 बंदे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। यस सर, परंतु अब क्योंकि क्रिकेट का स्टेडियम बहुत बड़ा हो गया, मैंने वॉल्यूम को बहुत बड़ा कर दिया, तो अब ये जो बंदे हैं ना, ये बहुत दूर दूर चले गए, ठीक है। तो अब इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है। यस सर, जो बंदे हैं उनके बीच में अब कोई इंटरेक्शन नहीं है, अब वो मस्त खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, जो मर्जी है वो कर रहे हैं सर, ठीक है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस बंदे को पकड़ूं तो इसको ना तो इससे मतलब, ना इससे मतलब, ना इससे मतलब, किसी से मतलब नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका है वो। यस सर, ठीक है। तो यहां पर मैं जो बंदे बंदे चिल्ला रहा हूं ना आपको, यहां पर जो मैं आपको बंदे बंदे चिल्ला रहा हूं, बंदे का मतलब क्या है, आयंस है। क्या है सर, आयंस है, ठीक है। और ये जो मैंने क्रिकेट का स्टेडियम आपको बताया, ये क्रिकेट का स्टेडियम क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो कोलरॉच साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जब जब वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ना, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ना, तो जो आयंस होंगे ना वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, यानी उनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम हो जाता है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, फिर उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, हर आयन इंडिपेंडेंट हो जाता है, हर आयन इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं इस आयन की बात करूं तो उसको ना तो इससे मतलब, ना इस आयन से मतलब, ना इस आयन से मतलब। यस सर, तो जब ऐसी कहानी चलती है ना, तो उस दिन मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हर आयन की ना क्या होती है, इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी। उस दिन क्या बोल सकता हूं मैं कि हर आयन की इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है। मान ले इस आयन की कितनी है, ए है, इस आयन की इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी कितनी है, बी है, इस आयन की मान ले कितनी है,
सी है, और इस वाले आयन की मान ले लिमिटिंग कंडक्टिविटी कितनी है, डी है। यस सर, ठीक है। यानी जब वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है तो आयन्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो जाता है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। किसी आयन को मैं अगर पकड़ूं तो उसको बाकी आयन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बिंदास घूम रहा है खुले आसमान के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है सर, ठीक है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है ना, हर आयन की क्या होती है, इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है। तो मान ले इस वाले आयन की ए है, इस वाले आयन की बी है, इस वाले आयन की सी है, इस वाले आयन की डी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्रिकेट के स्टेडियम की, यानी ये क्रिकेट का स्टेडियम क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर मुझे मान ले इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, उसके अंदर जितने भी आयन है ना उनकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी को ऐड कर देना है। यस सर, यानी अगर मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट की, यानी इस क्रिकेट स्टेडियम की लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, जो आयन्स थे ना उनकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी को ऐड कर देना है। यानी मैंने आंसर दे दिया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बिल्कुल सिंपल खेल है यार। तो यही होता है आपका कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। यस सर, ठीक है। तो ये तो अपन ने बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पढ़ लिया। अब बिल्कुल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तेरे को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है। तो इस सबको मैं मिटा देता हूं, ये बस समझने के लिए। तो अब वापस से अपन टॉपिक में आते हैं। तो ये बात तो मेरे को पता लग गई कि जो कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। तो अभी जो मैंने तेरे को बिल्कुल देसी भाषा में समझाया, अगर वो बातें तेरे को समझ में आ गई तो अब ध्यान से देख, बिल्कुल आसानी से तेरे को पूरा कोलरॉच लॉ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है। मैंने तेरे को पहले क्या बताया, पहले स्टेडियम छोटा सा था, बाद में स्टेडियम बहुत बड़ा हो गया, यानी वॉल्यूम इसका बहुत बड़ा हो गया। तो आज के बाद ध्यान रखना, वॉल्यूम तेरा बड़ा कब हुआ, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पड़ेगा। पहली बात कोलरॉच लॉ इज वैलिड व्हेन डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपने को यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद क्या होगा सर, वॉल्यूम तेरा बहुत बड़ा हो गया, अब जो आयन्स है उनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन। यस सर, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख। तो आयन्स के बीच में सेपरेशन कैसे हो जाएगा सर, मैक्सिमम हो जाएगा। यस सर। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर आयन को पकड़ूं, उसको बाकी आयन से कोई मतलब नहीं, अब आयन बिल्कुल इंडिपेंडेंट घूम रहा है, इंडिपेंडेंट माइग्रेट कर रहा है, तभी तो मैं कोलरॉच लॉ को बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। यस सर, यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। यस सर, तभी तो अपन कोलरॉच लॉ को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। यस सर, वापस से पूरी कहानी समझ। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो स्टेडियम का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। यस सर, तो आयन से तेरे बहुत दूर, यस सर, उनके बीच की सेपरेशन मैक्सिमम। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर आयन को पकड़ूं, उसको बाकी आयन से कोई मतलब नहीं, वो खुले आसमान के नीचे बिना किसी गम के बिंदास घूम रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यस सर, तभी तो अपन कोलरॉच लॉ को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। यस सर, ठीक है। तो फिर मैंने तेरे को क्या बोला था, उस टाइम अगर मैं किसी पर्टिकुलर आयन को पकड़ूं तो उसकी क्या होती है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है, उसकी अपनी खुद की, उसकी इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है। यस सर, ऐसे ही सिमिलरली सब आयंस की अपनी खुद की लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी। यस सर, और अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सारे आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को ऐड कर दूंगा, तो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी का आंसर मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल खेल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोलरॉच लॉ बोलते हैं, ठीक है सर। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख। उस टाइम पे हर आयन की इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है। अब आयन्स की कंडक्टिविटी है तो यहां पर मैंने लिख दिया आयोनिक कंडक्टिविटी। सर यहां पर तो लिमिटिंग नहीं लिखा हुआ। अरे मेरे भाई, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा उस टाइम अपन कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये बात मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताई थी। यस सर, ठीक है। तो उस टाइम हर आयन की इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी। और अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, हर आयन की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर देना है। हर आयन की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी का आंसर मेरे सामने आ गया। बिल्कुल आसान खेल। अभी अपन इनको यहां पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आसानी से तुझे समझ में आ जाएगा। यस सर, ठीक है। तो ये बात मैंने तेरे को बता दी।
मान ले ये स्टेडियम है, यस सर, यहाँ पर 4 आयन है, यस सर, यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ है, यानी वॉल्यूम तेरा बहुत बढ़ गया, यानी आयन्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन है, यस सर। तो हर आयन की जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी, मान ले इस आयन की 2 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है, ठीक है। तो तुझे अगर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी हो, अगर तुझे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी हो तो तू कुछ नहीं करेगा, आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को ऐड कर देगा, इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी का आंसर तेरे सामने आ जाएगा। यस सर। अब मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूं, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, यस सर। लिमिटिंग कंडक्टिविटी को अपन कैसे बनाते हैं, ये सब फालतू की बातें, इनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। लिमिटिंग कंडक्टिविटी को अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब लिमिटिंग कंडक्टिविटी को लिखने के भी 2 तरीके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यस सर। मैं बार बार तेरे को चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूं, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, परंतु लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी 2 टाइप की होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब देख, मान ले इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, स्टेडियम का साइज बहुत बड़ा, वॉल्यूम बहुत बड़ा, ठीक है। ये तेरे 4 आयंस, यस सर। अगर क्वेश्चन में इन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी, इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी आयंस की अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। मैंने क्या बोला, वापस से सुन। अगर क्वेश्चन में आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। यस सर, ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है। और अगर मैं बोलूं जो आयंस थे, क्वेश्चन में आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, इस आयन की भी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी, इसकी भी दे दी, इसकी भी दे दी, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। यस सर। यानी आयंस की जिसकी वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रोलाइट की भी मैं उसी की वैल्यू निकाल सकता हूं। यस सर। ऐसे मत करना किसी दिन ऐसे मत कर देना कि मान ले आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी हो और तूने इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल दी। ऐसे मत कर देना किसी दिन। तो मैंने क्या बोला, अगर आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। यस सर। पहला नियम तो यही है जो मुझे फॉलो करना है। अगर आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालूंगा, और अगर आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। यस सर। परंतु दिक्कत कब आ जाती है, जब वो क्या करते हैं, यानी वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उन्होंने आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी। यस सर। इस आयन की भी दे दी, इस आयन की भी दे दी, इस आयन की भी दे दी। यस सर। और मुझे पता है अगर आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो तो मैं क्या निकालूंगा, मेरे नियम के अकॉर्डिंग मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। परंतु दिक्कत कब आई, जब उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दो। हमको तो सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी आती है, क्योंकि अगर आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है तो मेरे को एक बात पता है कि मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही निकाल सकता हूं। परंतु उन्होंने हमारे होश उड़ा दिए जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता दो। तो हमको कुछ नहीं करना, जो बात मैंने तेरे को बता रखी है तेरे को वैसे ही सॉल्व करना है। हमको अगर क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है आयंस की, तो हम निकाल क्या सकते हैं, हम सर क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। परंतु क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमको यहां पर एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर तेरे को निकालना आता है। यस सर। तो तूने क्या निकाल दी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को तू अगर एन फैक्टर से डिवाइड कर दे तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो तू यहां पर निकाल सकता है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन तेरे को पता होना चाहिए, और ये रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, ऐसा ही रिलेशन मैंने तेरे को पहले भी बताया था। ये देख, ये क्या थी अपनी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। अब यहां पर खोपड़ी में सबके क्या लगाते, लिमिटिंग लगाते, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। तो ये रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, ऐसा रिलेशन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यस सर। ठीक है। तो हमको
ये बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी हो और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की पूछी हो तो हम सीधा डायरेक्टली लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं निकालेंगे, हम वही निकालेंगे जो हमको नियम के अकॉर्डिंग आता है। अगर आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो तो हम इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालेंगे। फिर अगर अपने को लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए हो इलेक्ट्रोलाइट की तो हम ये रिलेशन लगा देंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। जितना मैंने तेरे को पढ़ाया उतना तेरे को बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान से देख, ये जो मैंने यहां पर तेरे को एक रिलेशन बताया था उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर, ये रिलेशन तुझे पता होना चाहिए। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। ठीक है। अब देख, जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl और मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2। ठीक है। तो इसको जब मैं डिसोसिएट करूंगा तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट कैसे होगा, एक Na+ और एक Cl-, परंतु जब मैंने इसको किया तो यहां पर देख, एक बन गया तेरा Mg+2 और दो बन गए यहां पर Cl-। यस सर, Cl-। ठीक है। तो ये अपना कैटायन, ये अपना एनायन, ये अपना कैटायन और ये अपने एनायन। यहां पर एनायन कितने हैं सर, 2 हैं। यहां पर कितना एनायन आया, एक एनायन आया। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन NaCl के लिए देखते हैं, NaCl के लिए देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन NaCl के लिए देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। मान ले ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो, क्वेश्चन में आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल सकता हूं सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकाल सकता हूं। यस सर। तो चल मैं तेरे को निकाल के बताता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। कितना सिंपल खेल है यार। जो आयंस है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैंने ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई। यस सर। कितना सिंपल खेल है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि जो आयंस हैं क्वेश्चन में उनकी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो, उनकी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na+ प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है। आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी आ जाएगी। यस सर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया MgCl2। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया MgCl2। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया MgCl2। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, मान ले इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो और इनकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो। यस सर। और हमको इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो अपन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान खेल। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। कितना सिंपल खेल है। परंतु यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई यार। Cl जो था ना, जो Cl- आयन मेरे पास था वो 2 थे। यस सर। तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। यस सर। यानी जो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस सर। यहां पर स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 1 था, तो यहां पर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, जब अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तो जो आयंस है, आयंस के आगे जो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हो उससे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अपन लिखेंगे। यस सर। ठीक है। परंतु ऐसा खेल अपन
लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते टाइम नहीं करते। अगर मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती तो मैं आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐड कर देता, यस सर, परंतु उस टाइम मैं स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे भाई यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट में तो ऑलरेडी एन फैक्टर कंसीडर रहता है। इक्विवेलेंट में तो ऑलरेडी पहले से ही एन फैक्टर कंसीडर होता है, यस सर। यानी आज के बाद मैंने एक बात स्टार मार्क करके अपने कॉपी में लिख दी कि जब मैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की निकालूंगा तो उस टाइम आयंस की स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई मुझे नहीं करना। जब मैं आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख रहा हूंगा, ऐड कर रहा हूंगा, तो मैं वहां पर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यस सर। परंतु जब मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूंगा तो आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मुझे ऐड करते टाइम उनके स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना है, यस सर, ठीक है। तो अगर मुझे MgCl2 की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, बिना स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करे हुए सिंपली लिख दूंगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें तेरे को समझ में आ गई। अब मैं ये सब मिटा के अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप में से हर किसी को अभी भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देख, मैंने पहला इलेक्ट्रोलाइट लिया AB, तो ये कैसे डिसोसिएट हुआ, A+B-, यस सर। तो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालूंगा, किसकी सर, इलेक्ट्रोलाइट AB की। कैसे निकालूंगा सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B-। कितना सिंपल खेल है, यस सर। अगर A+ का स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता ना तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, परंतु जब मैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालता तब मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, यस सर। ये बातें समझ में आ गई क्या, यस सर, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूं। अगर मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होगी AB की और आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो मैं कैसे निकालूंगा सर, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ A+ प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ B-। कितना सिंपल खेल है यार। यानी आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को ऐड करना है तो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी आ जाएगी। कितना सिंपल खेल है, यस सर। स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अपन कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, परंतु अगर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो तो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहला एग्जांपल तेरे को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं NaCl। ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया था, यस सर। NaCl जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है कैसे डिसोसिएट होगा, Na+Cl-, यस सर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कैसे निकालूंगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, ठीक है। अगर मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकालना हो कैसे निकालूंगा सर, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na+ प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। कितना सिंपल खेल, यस सर। अब है अपना अगला इलेक्ट्रोलाइट Al2O3, डिसोसिएट कैसे होगा, 2Al+3 प्लस 3O-2, यस सर, ठीक है। यहां पर ध्यान से देख, कैटायन कौन है सर, Al+3, एनायन कौन है O-2, कैटायन कितने हैं सर 2, एनायन कितने हैं सर 3, ठीक है। तो अपन जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तो हमको देख स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। परंतु जब अपन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे तो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब ही नहीं है, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट में तो एन फैक्टर ऑलरेडी कंसीडर होता है, यस सर, ठीक है। तो चल निकाल के देखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Al2O3 सर, 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ O-2, यस सर, ठीक है। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालूंगा सर, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ O-2। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg+2 प्लस 2Cl-, ठीक है। तो इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 और इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2। 1 को अपन नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सर इलेक्ट्रोलाइट MgCl2 के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया देख लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। कितना सिंपल खेल है, यस सर। परंतु जब अपन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की निकालेंगे तो स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, यस सर। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दूंगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। कितना सिंपल खेल है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला एग्जांपल आया, अगला इलेक्ट्रोलाइट आया AlCl3। कैसे टूटा सर, Al+3 प्लस 3Cl माइनस, 3Cl माइनस, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, वापस से तेरे को निकालना सिखाता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी सर, AlCl3 की, AlCl3 की, ठीक है। तो मैंने लिखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस, क्योंकि यहां पर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 लिखा हुआ है तो मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। कितना सिंपल खेल है, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिंपली मैंने लिख दिया लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। कितना सिंपल खेल है यार। मैं उम्मीद करता हूं अब तो तेरे को समझ में आ गया होगा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला इलेक्ट्रोलाइट आया CH3COOH, यस सर। कैसे टूटा सर, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। इसका भी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और इसका भी 1, तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, ठीक है। अगर मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो CH3COOH की तो मैं लिखूंगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। बिल्कुल आसान खेल है, बहुत सारे अपन ने एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिए, इलेक्ट्रोलाइट देख लिए। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, अब तू गलती करने वाला नहीं है, यस सर। मैं वापस से तेरे को वो बात बता रहा हूं जो मैंने बात तेरे को स्टार्टिंग में बताई थी। अगर मान ले ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। क्वेश्चन में तेरे को आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो, यस सर, और इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी हो तो तू बिल्कुल ऐसे निकाल देगा क्या, यस सर निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी हो तो सबसे पहले तो तू इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालेगा। फिर जो मैंने तेरे को रिलेशन बताया था लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर, इससे तू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करेगा, यस सर। तो ये बात तेरे को पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, यस सर। तो सबसे पहला नियम यही है, आयंस की जो चीज दी हो मैं इलेक्ट्रोलाइट की वही चीज निकालूंगा, यस सर। जैसे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालूंगा। फिर वो दूसरी बात है, वो अलग बात है कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी हो तो हमको बस कन्वर्ट करना है इस रिलेशन को लगा के, यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तुझे समझ में आ गई। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, खेल समझ में आ जाएगा, कहानी समझ में आ जाएगी, यस सर, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम यहां पर ध्यान से देख क्या पढ़ रहे थे सर, कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यस सर। अब इससे रिलेटेड 4 बातें अपने को पता होनी चाहिए। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, यस सर, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान से देख, क्या कोलरॉच लॉ को अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बोलते हैं, यस सर बोलते हैं, ठीक है। क्या यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, यस सर। क्या यहां पर इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, यस सर। क्या यहां पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर आयन को पकड़ूं क्या उस आयन को बाकी आयन से कोई मतलब है क्या, नहीं सर, वो इंडिपेंडेंट है, यस सर। तो वही बात यहां पर लिख दी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन, अगर मैं किसी पर्टिकुलर आयन को पकड़ूं उसको बाकी आयन से कोई मतलब नहीं है, तो ये 4 बातें तेरे को पता होनी चाहिए कोलरॉच लॉ से। ये एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, बहुत पहले पूछा गया था, बहुत पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। अब मुझे कोलरॉच लॉ समझ में आ गया, यस सर। हमको कोलरॉच लॉ से क्या फायदा हुआ, हम इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हम इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, यस सर।
पहले अपन ने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी की वैल्यू तो आ रही थी, परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ काम नहीं कर रहा था। तो कोलरॉस लॉ काई के लिए आया था? हम कोलरॉस लॉ को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे थे। जैसे यहां पर ध्यान से देख, ये जो CH3COOH होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यस सर। तो फिर भी अपन ने इसकी क्या निकाल दी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल दी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल दी। यस सर। तो कोलरॉस लॉ काई के लिए आया था? ताकि अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल पाए। वो अलग बात है कि जो कोलरॉस लॉ होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है। यस सर, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन। ठीक है सर। तो बिल्कुल आसान, सबसे पहला एप्लीकेशन आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर मुझे कोलरॉस लॉ आता है तो कोलरॉस लॉ हमें हेल्प करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने में। कैसे? ध्यान से देखना सर। सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन ऐसे शो करते हैं, अल्फा बना के, ऐसे बनाते हैं अपन अल्फा। ठीक है, यानी अगर मैं आज के बाद अल्फा लिख दूं तो समझ जाना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात चल रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात चल रही है। डिग्री मतलब कितना टूटा, डिसोसिएशन मतलब टूटना, डिग्री मतलब कितने हद तक। ठीक है, यानी कौन कितना टूट रहा है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, कोई हमको लॉजिक नहीं लगाना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वापस बोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। सर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M। K का मतलब कंडक्टिविटी, M का मतलब मोलैरिटी। यस सर। तो यहां से तूने क्या निकाल दी? मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तू यहां पर पुट करेगा अपॉन, नीचे क्या है सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमने अभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकालनी तो सीखी। ये देख, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, 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 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। तो मोलर कंडक्टिविटी अपन फॉर्मूले से निकालते हैं, K इंटू 1000 अपॉन M। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको निकालनी सिखा दी। यस सर, ठीक है। तो अगर तू दोनों को डिवाइड कर दे, मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दे, तो तेरा काई का आंसर आ जाएगा सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। बिल्कुल आसान खेल है यार, बिल्कुल आसान खेल है। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था। ठीक है सर। तो सबसे पहली एप्लीकेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेगा क्या? यस सर, निकाल लूंगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब है अपना अगला एप्लीकेशन, अगला एप्लीकेशन है अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको अपन लिखते हैं K से। तो Ka अगर मैं लिख दूं इसका मतलब है सर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb अगर मैं लिख दूं इसका मतलब है सर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस सर, यहां पर मैं एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर C मतलब कंसंट्रेशन, जैसे मोलैरिटी। यस सर। अल्फा मतलब, अभी तो मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले अल्फा निकालना सिखाया, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना सिखाया। ये देख, जो पहली एप्लीकेशन थी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो थी। यस सर, यानी यहां पर जो अल्फा है वो तो अभी अपन ने निकालना सीखा था। यस सर। तो तुझे कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और Ka की वैल्यू निकालनी है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट तू निकाल सकता है। बिल्कुल आसान। बाकी जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से अपने को खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा एप्लीकेशन आया सर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी को अपन कैपिटल S से शो करते हैं। यस सर। अब ध्यान से देख, मैंने तेरे को एक फॉर्मूला बताया था सर, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यस सर। अगर ध्यान से देख, यहां पर तो मोलैरिटी को हटा के सॉल्युबिलिटी लिख देना, तो यहां पर तेरे को इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा, यानी सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, अपॉन सॉल्युबिलिटी। यस सर। तो फॉर्मूला तुझे समझ में आ गया, फॉर्मूला तेरे को ध्यान रखना है। यस सर। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान से देख, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। यस सर। तो यहां से तूने सॉल्युबिलिटी निकाल दी, यहां से तूने सॉल्युबिलिटी निकाल दी। यस सर, निकाल दी। ठीक है, अब मान ले क्वेश्चन में तुझे पूछा गया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बता, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बता, तो इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? KSP से। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर तुझे वो क्वेश्चन में पूछे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बता, तो तुझे
देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AXBY, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसमें A क्या है सर, कैटायन है, B क्या है सर, एनायन है, ठीक है। सर A के नीचे क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, B के नीचे क्या लिखा हुआ है सर, Y लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा MgCl2, तो Mg के नीचे क्या लिखा हुआ है सर, 1 लिखा हुआ है, Cl के नीचे क्या लिखा हुआ है सर, 2 लिखा हुआ है, यानी यहां पर X का मतलब कितना है, 1 है, Y का मतलब कितना है सर, 3 है। जैसे मैंने लिखा AlCl3, तो यहां पर X का मतलब कितना है, 1 है, Y का मतलब कितना है सर, 3 है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सर NaCl, यहाँ पर X का मतलब कितना है, 1 है, Y का मतलब भी कितना है, 1 है, यस सर, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, A के नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी कैटायन के नीचे क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, तो खोपड़ी में भी X लिख देना है, यस सर। B के नीचे क्या लिखा हुआ है, Y लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तेरे को, B के नीचे Y, तो खोपड़ी में भी Y लिख देना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखना सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी की खोपड़ी में ये जो दोनों पावर है ना, इनको ऐड कर देना, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यस सर। तो अगर तू ऐसा कर लेगा तो ये क्या आ जाएगा तेरा, KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यस सर। तो जैसे अपन NaCl के लिए निकाल के देखते हैं, तो x की पावर x यानी 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई y की पावर y यानी 1 की पावर 1, यस सर, मल्टीप्लाई s की पावर 1 प्लस 1 यानी s की पावर 2, यानी यहां पर NaCl के लिए मैं बोल सकता हूं कि KSP इक्वल टू s की पावर 2, s की पावर 2, यस सर, ठीक है। अगर मुझे MgCl2 के लिए निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देख, KSP इक्वल टू 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई s की पावर 1 प्लस 2 यानी 3, यानी ये हो जाएगा तेरा 4s3, यस सर। अगर मुझे AlCl3 के लिए निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, KSP इक्वल टू सर 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू s की पावर 1 प्लस 3 यानी s की पावर 4, तो ये तेरा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, तो 27 s की पावर 4 हो गया, 27 s की पावर 4 हो गया, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो KSP निकालना अपने को आता है, यस सर। फिर ध्यान से देख, सॉल्युबिलिटी निकालना तेरे को इस फॉर्मूले से आता है, यहां से तू सॉल्युबिलिटी निकाल देगा, फिर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को यहां पर पुट करेगा, तेरा KSP की वैल्यू आ जाएगी, तेरी KSP की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। यानी सॉल्युबिलिटी निकालना भी सिखा दिया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालना भी सिखा दिया, यस सर। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से तुझे समझ में आ जाएगा, और अच्छे से तुझे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख यार, अब चौथी एप्लीकेशन आ गई, अब चौथी एप्लीकेशन आ गई, किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो, किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो एंड किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी हो या निकालनी हो, यस सर। तो अपना कौन सा एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन नंबर 4, किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो और किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, ये होता है अपना एप्लीकेशन नंबर 4। ध्यान से देख, जैसे CH3COONA HCl NaCl, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो और CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछी हो, तो अपन कौन सा एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन नंबर 4। तो ध्यान से देख, कुछ नहीं करना, एक अपना CH3COONA है, एक अपना HCl है और एक अपना NaCl है, और निकालनी किसकी है सर, CH3COOH की। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इसमें CH3COO आ रहा है क्या, यस सर, यहां पर भी आ रहा है। इसमें H आ रहा है क्या, यहां पर भी आ रहा है। अब क्या इसमें Na आ रहा है, नहीं सर। क्या इसमें Cl आ रहा है, नहीं सर। यानी इसको अपने को माइनस करना है यार, NaCl को माइनस करना है। तो यहां पर तेरे को खुद से कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि इन दोनों की अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दूं, उसमें से अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर दूं, तो क्या CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, यस सर। कैसे, ध्यान से देख यार, CH3COONA, इसमें मैंने किसकी मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर दी, HCl की, यस सर। इसमें से मैंने NaCl की माइनस कर दी, तो ये Na हट गया, ये Cl हट गया, तो बचा हुआ क्या है, CH3COOH ही तो है, यस सर, और जिसकी मोलर कंडक्टिविटी मुझे क्वेश्चन में पूछी गई थी, यस सर। तो ये आ गया अपना चौथा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन कौन सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस सर। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट,
डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस सर। तीसरी एप्लीकेशन कौन सी? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। चौथी एप्लीकेशन कौन सी? किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हो और किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी हो तो कौन सा एप्लीकेशन आया? एप्लीकेशन नंबर 4। तो मैंने यहां पर तेरे को चारों एप्लीकेशन सिखा दिए कोलरॉच लॉ के। बाकी जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से चारों एप्लीकेशन को वापस से समझेंगे। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने को एक आखिरी बात पता होनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब ध्यान से देख, अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ाऊं, डाइल्यूशन को मैंने इंक्रीज किया, इसको मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं, अगर मैंने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, डाइल्यूशन का बढ़ना कंसंट्रेशन का घटना एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन या फिर मैं बोलूं ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीन चीजें बढ़ती है और एक चीज घटती है। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है, जी मतलब होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। यस सर, परंतु ध्यान रखना कंडक्टिविटी घटती है, कंडक्टिविटी घटती है। यस सर, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन कुछ नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जितनी भी बातें अपन ने पढ़ी वो बिल्कुल अच्छे से अपने को समझ में आ जाए और पता लग जाए कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है और किस तरीके से अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी अगर आपने सारी थ्योरी वाली पार्ट अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यस सर, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि बिल्कुल खेल तैयार हो जाए। यस सर, ये आ गया अपना सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ये पूछा गया था सर AIEEE में। इफ के ऑफ, के मतलब कंडक्टिविटी, तो इफ के ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl इज 1.2 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है? इन्होंने कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, यानी के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर? 60 ओम दे रखा है। फाइंड द सेल कांस्टेंट, यानी अपने को L/A की वैल्यू निकालनी है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक ऐसा फॉर्मूला सोच जिसमें सेल कांस्टेंट भी आता हो, जिसमें कंडक्टिविटी भी आती हो। तो मेरे को दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया, K इक्वल टू G इंटू L/A। यस सर, K मतलब कंडक्टिविटी, L/A मतलब सेल कांस्टेंट, और ये मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यस सर, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 1.2 इंटू 10 की पावर -2। यस सर, इक्वल टू जी, जी मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है सर? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी पता लग जाएगी। कितनी आ गई सर? 1/60 आ गई, ठीक है, इनटू L/A। यस सर, ठीक है। अब ये जो 60 है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? यस सर, क्योंकि अपने को क्या फाइंड आउट करना है? L/A फाइंड आउट करना है, यानी सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 60 इक्वल टू L/A। यस सर, अब ध्यान से देख, ये जो 60 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 6 इंटू 10 भी लिख सकता हूं? यस सर, और अगर ये जो 10 है ये 1.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये 12 बन जाएगा? यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 6 इक्वल टू L/A। यस सर, सर 12 6 जा तो 72 होता है, तो ये लिख दिया मैंने 72 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू L/A। यस सर, तो ये लिखूंगा मैं 0.72 इक्वल टू L/A। L की यूनिट सेंटीमीटर, A की सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, यानी सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी सर? सेंटीमीटर इनवर्स। यस सर, और ये बात मैंने तेरे को ऑलरेडी बता रखी है, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है सर? सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। तो मैंने आंसर निकाल दिया, मैंने सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी 0.72 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 78, ये पूछा गया सर AIEEE में। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al+3 एंड SO4-2 आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब यानी ये आपको आयंस की क्या दे रखी है? आयंस की क्या दे रखी है? आयंस की दे रखी है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो Al+3 की कितनी? X एंड SO4-2 की कितनी दे रखी है? Y दे रखी है, ठीक है सर। यानी जो मेरे पास आयंस हैं उनकी मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, Al+3 की X, SO4-2 की Y, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से कि फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? Al2SO4 थ्राइस। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, मुझे एक बात पता है, अगर मुझे आयंस की लिमिटिंग
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू पता हो तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा सर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यस सर। फिर अगर मुझे जरूरत हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो इलेक्ट्रोलाइट की तो मैं अपना वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। यस सर। परंतु सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, क्योंकि मुझे आयंस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही पहले निकालूंगा। ये अपना नियम है, ये मैंने सिखाया था आपको। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये अपना जो Al2SO4 थ्राइस है, ये कैसे डिसोसिएट होगा सर, 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। ठीक है, तो मैं यहां पर निकालता हूं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान से देख, जब अपन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालते हैं तो यहां पर क्या अपन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, यानी मैं लिखूंगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? x दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? y दे रखी है। यस सर, यानी मैंने Al2SO4 थ्राइस जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट था, जो मेरा साल्ट था, उसके लिए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल दी। कितनी आई सर? x प्लस वाई आई सर, x प्लस वाई आई। ठीक है सर, ठीक है। परंतु हमसे ये नहीं पूछा हुआ था यार, हमको Al2SO4 थ्राइस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थोड़ी पूछी गई थी, हमको तो Al2SO4 थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने Al2SO4 थ्राइस की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दी, और आसानी से मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकता हूं। मेरे को फॉर्मूला पता है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर निकाल, एन फैक्टर निकाल। तो एन फैक्टर अपन यहां पर कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देख, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख दे या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लिख दे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? 3 2 जा 6, यानी प्लस 6। ठीक है, तो एन फैक्टर तेरा कितना आ गया? 6 आ गया। एन फैक्टर तेरा कितना आ गया? 6 आ गया। बाकी तू इस तरीके से भी निकाल सकता है। ध्यान से देख, तुझे कुछ नहीं करना, ये लिखा तूने 2Al प्लस 3, इसको कहां भेज दे सर? Al 0 में भेज दे। ठीक है, Al 0 में भेज दे। तो एन फैक्टर अपन कैसे निकालते थे? चार्ज का डिफरेंस, तो चार्ज का डिफरेंस कितना? 3 इंटू कितने बंदे सर? 2 बंदे। तो एन फैक्टर तूने निकाल दिया, कितना अच्छा है। ठीक है, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू तूने निकाली थी x प्लस वाई। ठीक है, और तेरे को क्या चाहिए सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, और तेरे को पता है n फैक्टर कितना आया सर? 6 आया। ठीक है, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। कितना सिंपल खेल है यार, बिल्कुल आसान। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो इसका आंसर आएगा 6x प्लस 6y। यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 इज x एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2 इज y। यानी जो मेरे पास आयंस हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी। तो Al प्लस 3 की कितनी सर? x, एंड SO4 माइनस 2 की कितनी सर? y। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो। किसके लिए सर? Al2SO4 थ्राइस के लिए। यस सर। अब मुझे एक बात पता है, क्योंकि मुझे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? Al2SO4 थ्राइस, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। ठीक है, मेरे को यहां पर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है, परंतु मैं निकालूंगा क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि आयंस की मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ही पता है। यस सर, तो ये बात मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने सबसे पहले Al2SO4 थ्राइस को तोड़ा अपने आयंस में, तो ये कैसे टूटेगा? 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। यस सर, तो यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी x, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी y। यस सर, तो ये हो जाएगा तेरा 2x प्लस 3y। ये अपन ने क्या निकाला? ये अपन ने क्या निकाला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। परंतु क्या अपने को क्वेश्चन में
Al2SO4 थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई थी क्या? नहीं सर, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई थी। यस सर, परंतु हमको फॉर्मूला पता है ना, हमने तो क्या निकाल दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। यस सर, अगर मैं इसको n फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस आ जाएगी क्या? यस सर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे पता है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर अपने को पता है कितना आएगा सर, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब भाई अपन ने थोड़ी देर पहले भी किया था। यस सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 2x प्लस 3y। यस सर, तो हमारी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आंसर कितना आएगा, 2x प्लस 3y अपॉन 6। 2x प्लस 3y अपॉन 6। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 80। बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ 10 की पावर -2 मोलर CH3COOH इज 3.9 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस सर, तो यहां पर इन्होंने CH3COOH के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी 390। कितनी, 390। अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने तुझे बताया था सर, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने 390। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना अपने को आता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अपने को पता है, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यस सर, के मतलब कंडक्टिविटी। ध्यान से देख, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.9 इंटू 10 की पावर -5। ये के की वैल्यू दे रखी है, के मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 3.9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख रहा हूं। ठीक है, अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। यस सर, ठीक है, तो जब तू इसको सॉल्व करेगा, ये क्या हो गया, ध्यान से देख, 3.9 इंटू 10 की पावर -2। यस सर, ठीक है, और नीचे क्या क्या बचा, 10 की पावर -2। ठीक है, इंटू 390। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट गया। यस सर, तो ये तेरा क्या आंसर आ गया, 3.9 1 जा 3.9, 3.9 100 जा 390, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -2। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। यस सर, तो तूने क्या निकाल दिया, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आंसर कितना आया, 10 की पावर -2 यानी 0.01। बिल्कुल आसान खेल। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं सर के मतलब होता है सर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्योंकि यहां पर एसिड की बात चल रही है तो मैं इसको बोलूंगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आयोनिक इक्विलिब्रियम जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर अपने को देखने को मिलेगा कभी कभी के बी, इसको अपन बोलते हैं बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्योंकि यहां पर एसिड की बात चल रही है, CH3COOH अपना एसिटिक एसिड होता है, तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी क्या होती है अपनी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कितनी वैल्यू दे रखी थी, 10 की पावर -2 दे रखी थी, इनटू अल्फा मैंने निकाल दिया, कितना आया सर 10 की पावर -2, तो यहां पर अल्फा का स्क्वायर है। यस सर, अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना, 10 की पावर -2। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया तेरा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 1 माइनस 10 की पावर -2। अब ध्यान से देख यार, 10 की पावर -2 क्या होता है सर, 0.01 होता है। अगर मैं 1 में से 0.01 हटा भी दूं ना तो क्या बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा क्या, नहीं सर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर अपन कैसे खेलते हैं, ऑप्शन को अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको 1 कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि 1 में से अपन बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं ना, तो ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैं नीचे 1 ही लिख सकता हूं, मैं नीचे 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन मेरे पास पास है या दूर दूर है। ठीक है, तो जनरली नीट में ना ऑप्शन काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो गया तेरा 10 की पावर -6। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा तेरा 10 की पावर
-6 आ जाएगा सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर। तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 81। ये आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। पहले पार्ट में अपन ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, दूसरे पार्ट में अपन ने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। बिल्कुल सिंपल खेल है, फॉर्मूला अपने को पता है और अपने को वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा यार। अब आगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन पूछा गया सर जेईई मेंस में। द कंडक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस इज 1.2 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यस सर। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, यानी के की वैल्यू दे रखी है। कंडक्टिविटी को अपन कैसे लिखते हैं? के से शो करते हैं, ठीक है। एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस इज 1200। यस सर, ठीक है। फाइंड केएसपी। केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। केएसपी तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी सर? सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी। यस सर। तो मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को सॉल्युबिलिटी निकालना सिखाया था क्या? यस सर। तो यहां पर अपने को फॉर्मूला पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने वाला हूं, ठीक है। तो देख, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 1200। यहां पर मैंने लिख दिया सर 1200। सर मुझे के की वैल्यू भी पता है कितनी, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 को अपन 10 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को मैं इधर भेज रहा हूं और 1200 को मैं नीचे भेज रहा हूं। तो ये हो गया तेरा 1200। तो 1200 को क्या मैं 1.2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट गया, 1.2 से 1.2 कट गया, यानी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 10 की पावर -5 आ गई। कितनी आ गई सर? 10 की पावर -5 आ गई। अब मुझे क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी थोड़ी पूछी गई थी, अगर मुझे क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछी गई होती तो मैं आंसर दे देता 10 की पावर -5, परंतु क्वेश्चन में क्योंकि सॉल्युबिलिटी नहीं पूछी हुई है, क्या पूछा हुआ है सर? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी केएसपी की वैल्यू पूछी हुई है। तो केएसपी अपन किसके लिए निकाल रहे हैं सर? Ba3PO4 ट्वाइस के लिए। यस सर। तो देख, एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। वाई की वैल्यू कितनी है सर? 2 है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय S3 + 2, 3 + 2। यस सर। ये खेलना मैंने तेरे को सिखा रखा है। यस सर, ठीक है। तो केएसपी अपन कैसे निकालेंगे? 3 क्यूब कितना होता है? 27 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू S की पावर 5। कितनी? S की पावर 5। तो 27 इंटू 4 कितना होता है सर? 108 होता है। कितना होता है? 108। तो ये हो गया तेरा 108 S की पावर 5। यस सर। S मतलब सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या अपन ने निकाल दी? यस सर, निकाल दी। तो ये तेरा हो गया 108 इंटू सॉल्युबिलिटी कितना है सर? 10 की पावर -5 अपन ने निकाली थी, इसकी पावर 4, सॉरी इसकी पावर 5 रखनी पड़ेगी। यस सर, ठीक है। तो ये हो गया तेरा 108 इंटू 10 की पावर -25। कितना? 108 इंटू 10 की पावर -25। तो अपन ने सबसे पहले सॉल्युबिलिटी निकाली, फिर अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकाल दिया। यस सर। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन नीट में आपने देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है, परंतु अब दिक्कत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है यार। फॉर्मूला अगर मुझे पता है, खेलना आता है, तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपका नीट का क्वेश्चन नहीं था, ये आपका जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 82 आपको समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। अब आगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। यस सर। अब यहां पर ध्यान से देख, कुछ इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो। यस सर। यानी एप्लीकेशन नंबर 4 जो अपन पढ़ रहे थे कि किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हो और किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी हो, तो अपन एप्लीकेशन 4 लगाते थे। यस सर। तो यहां पर अपन कॉमन सेंस लगाएंगे। ध्यान से देख, अगर मैं CH3COONA एंड HCl को जोड़ दूं और यहां से मैं NaCl को माइनस कर दूं, तो देख Na हटा दिया, Cl हटा दिया, तो देख क्या बचा सर? CH3COOH। यस सर। यानी मुझे CH3COONA की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करना है, उसमें से मुझे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस करना है। ऐसे करने पर मैं CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। तो ये मैंने कैसे सोचा? ये अपने को कॉमन सेंस से सोचना है, ये अपने को कॉमन सेंस से सोचना है, ठीक है।
तो अपन कैसे निकालेंगे CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये लिखा मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। यस सर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 91, इसकी कितनी दे रखी है 426 माइनस इसकी कितनी दे रखी है 126। ऐसे करने पर तेरा आंसर आ जाएगा 391। बिल्कुल आसान। यस सर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 83। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत बार आपने देखा होगा, PYQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सर KCET यानी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। बिल्कुल आसानी से अपन ने सॉल्व कर लिया। यस सर, तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी जाए और किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाए तो अपन बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं आने वाली यार। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। ये पूछा गया सर जेईई मेंस 2014 में। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C and at infinite dilution are lambda C and lambda infinite respectively. The correct relation between lambda C and lambda infinite is given as where the constant B is positive. Yes sir, तो हमने जब मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी के बीच का रिलेशन देखा था तो वो रिलेशन क्या था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी। यस सर, ये सी क्या है सर कंसंट्रेशन है, बी क्या है सर कांस्टेंट है। यस सर, ठीक है। अब यहां पर ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात चल रही है, ठीक है, तो इसी इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी। यस सर, अब ऑप्शन मैच कर ले, ऑप्शन मैच कर ले, आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी। यस सर, ठीक है। यहां पर ध्यान से देख, कंसंट्रेशन सी में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है सर, लैम्डा सी, तो यहां पर देख लैम्डा इक्विवेलेंट की जगह में क्या लिखना है सर, लैम्डा सी लिखना है। यस सर, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, लैम्डा इनफाइनाइट, यानी इसकी जगह में क्या लिखना है, लैम्डा इनफाइनाइट लिखना है। यस सर, तो वही तो है यार, तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल खेल। यस सर, ये अपने को पता था। यस सर, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। यस सर, मैंने डायरेक्टली आंसर टिक कर दिया ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सर जेईई मेंस 2014 में। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर देखते ही मैंने आंसर टिक मार दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया मेरा क्वेश्चन नंबर 85। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड Na आर 126.4, 425.9 एंड 100.5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर Ha इज कितना 5 × 10⁻⁻5, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Ha इज, यानी सर Ha के लिए अपने को क्या निकालना है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा निकालना है सर। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला मैंने तुझे बताया था। अल्फा अपन कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला था, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अपन कैसे निकालते हैं, K × 1000 अपॉन मोलैरिटी। यस सर, K मतलब क्या होता है सर, कंडक्टिविटी होती है। K मतलब क्या होता है सर, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू ध्यान से देख, दे रखी है कितनी, 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻⁻5। तो 5 × 10⁻⁻5 इंटू 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं। यस सर, अपॉन मोलैरिटी कितनी दे रखी है सर, 0.001 मोलर, यानी 10⁻³ मोलर, 10⁻³ मोलर। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देख, ये जो 10⁻³ है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या ये 10⁻+3 बन जाएगा। यस सर, यानी ऊपर 10⁻6 लिख दूं सीधा क्या। यस सर, तो ये हो गया तेरा 5 × 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6। अब ध्यान से देख, 10⁻6 को मैं 10⁻5 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूं क्या। यस सर, तो ये लिख दिया मैंने 5 × 10⁻⁻5, ये तो पहले से था, इंटू इसको मैंने लिख दिया 10⁻5 इंटू 10, ठीक है। अब देख 10⁻5 और 10⁻5 कट गया, 5 × 10 कितना होता है सर, 50 होता है। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला सर मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकाल दी सर, मोलर कंडक्टिविटी। सर किसकी, सर Ha की। यस सर, Ha की, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, मेरे को
HA की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है, परंतु मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी पता है? NaCl की पता है, HCl की पता है, NaA की पता है, इनकी नहीं चाहिए मुझे तो सर HA की चाहिए। यानी मैं कैसे निकालूंगा? एप्लीकेशन नंबर 4, किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई हो और किसी और की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, कौन सा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन नंबर 4। यस सर, ध्यान से देख, किसकी चाहिए सर? HA की चाहिए। H यहां पर है और A यहां पर है, यानी इन दोनों की मुझे ऐड करनी पड़ेगी, उसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, यानी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस करनी पड़ेगी। यस सर, ठीक है, तो यहां पर मैं प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HA इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaA माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 426 प्लस इसकी कितनी दे रखी है सर? 100 दे रखी है। यस सर, माइनस इसकी कितनी दे रखी है? 126 दे रखी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेगा, तेरा आंसर आएगा 400। कितना आएगा सर? 400 आ जाएगा। तेरा आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, यानी तूने मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल दी, कितनी आई? 50 आई। तूने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HA की वैल्यू निकाल दी, कितनी आई सर? 400 आई। यस सर, तो अब तू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तूने 50 निकाली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तूने 400 निकाली, जीरो से तेरा जीरो कट गया, ये तेरा आ गया सर 5/40। सर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये तेरा आंसर आ गया 0.125। यस सर, ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर ले, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान खेल है यार, ये क्वेश्चन नीट का नहीं है, ये क्वेश्चन AIPMT का नहीं है, ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 का है। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। अगर कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले पता है, कब अप्लाई करने, कैसे अप्लाई करना है, ये दो बात मुझे पता है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व तू कर सकता है, दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 85, पूछा गया था सर JEE मेंस 2019 में। यह आ गया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन पूछा गया सर JEE मेंस 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी इज करेक्ट। हमने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। वाई एक्सिस में अपन मोलर कंडक्टिविटी लिखते थे, एक्स एक्सिस में अपन रूट कंसेंट्रेशन लिखते थे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो ग्राफ ऐसा बनता था, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो ग्राफ ऐसा बनता था। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर एक NaCl है और एक KCl है। सर ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। यस सर, यानी दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा सर? ऐसा ही बनेगा। यस सर, अब अपने को क्वेश्चन में बताना है ऑप्शन देख के कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब ध्यान से देख, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपना NaCl है और दूसरा अपना KCl है, ठीक है। तो यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर K प्लस, ठीक है। अब पानी में कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा, कौन ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ेगा? अब अगर मैं बात करूं आयोनिक रेडियस की, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, हमको पता है टॉप से बॉटम जाने पर आयोनिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है सर? बढ़ती है। यस सर, तो ली ना की, तो नीचे कौन आ रहा है सर? K प्लस आ रहा है, ठीक है। तो K प्लस का रेडियस क्या होगा सर? गैसेज स्टेट में ज्यादा होगा। यस सर, Na प्लस से, ठीक है। परंतु हमको एक बात पता होनी चाहिए, जो एक्वस रेडियस होता है ना, जो एक्वस रेडियस होता है वो आयोनिक रेडियस के अपोजिट होता है, यानी एक्वस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्वस रेडियस इक्वल टू, एक्वस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो एक्वस रेडियस किसका ज्यादा होगा सर? Na प्लस का ज्यादा होगा, K प्लस का कम होगा, यानी इसका एक्वस रेडियस कम है, यानी ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये बहुत तेजी से दौड़ सकता है, यानी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बस तुम इतना ध्यान रखना, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्वस रेडियस। जिसका एक्वस रेडियस कम, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। यस सर, यानी कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी सर? K प्लस की, यानी पानी में जाने पर K प्लस बहुत तेजी से दौड़ेगा, यानी K प्लस की कंडक्टिविटी ज्यादा। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कभी कम हो जाए, कोई कभी ज्यादा हो जाए। यस सर, ठीक है, या तो ये वाला आंसर आएगा या फिर ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। हमको एक बात पता लग गई, K प्लस की कंडक्टिविटी ज्यादा क्योंकि इसका एक्वस रेडियस कम, ठीक है। यानी KCl
KCl की कंडक्टिविटी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। यस सर, तो KCl इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा बता रहा है इस वाले ऑप्शन में। यस सर, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही होगा क्या। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्वस रेडियस, जिसका एक्वस रेडियस कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। यस सर, बिल्कुल आसान। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट S1 और ये वाला S2। ठीक है, तो पहले अपन S1 को पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने तेरे को एक बात बताई थी यार, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को इंक्रीज करना, इसको अपन दूसरी भाषा में ये भी तो बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना एक ही बात है। ठीक है, तो जब अपन डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, जब अपन कंसंट्रेशन को घटाते हैं ना, तो 3 चीजें बढ़ती हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ये तीनों चीजें बढ़ती हैं और एक चीज घटती है। कौन सी चीज सर, कंडक्टिविटी घटती है। ये बात मैंने तेरे को बता रखी है। तो यहाँ पर देख, स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि अगर मैं कंसंट्रेशन को घटाऊं, कंसंट्रेशन को अगर मैं घटाऊं, तो वो बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं सर, कंडक्टिविटी तो घटेगी, यानी सर स्टेटमेंट 1 तो सर गलत है। यस सर, ठीक है। अब अपन स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर अपन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें तो वो बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। यस सर, बढ़ती है, यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है। तो आंसर मेरा आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। यस सर, ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया सर जेईई मेंस 2019 में। तो बिल्कुल आसानी से अपन जेईई मेंस के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो नीट के क्वेश्चन करने में क्या तुझे कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इससे रिलेटेड नीट में पिछले 37 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा, बिल्कुल खेल तैयार हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब तू बैठेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा, तेरे को लगेगा ये क्वेश्चन तो क्लास में करा हुआ है, कोई क्वेश्चन तेरे को नया नहीं दिखने वाला। यस सर, ठीक है। अब आए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेल रिएक्शन दे रखी है, Fe+2 प्लस Ag प्लस गिव्स Fe+3 प्लस Ag। यस सर, अब ध्यान से देख, हमको नीचे क्या दे दिया, हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी। तो Ag प्लस Ag की कितनी दे दी सर, x वोल्ट, Fe+2 Fe की सर y वोल्ट, Fe+3 Fe की सर z वोल्ट। यस सर, मुझे अगर ये मेरे पास कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर देख कौन कौन है, एक तो Fe+2 Fe+3 वाला है। यस सर, और एक तेरा Ag प्लस Ag वाला है। यस सर, इस हाफ सेल रिएक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो मुझे पता है, परंतु Fe+2 Fe+3 की थोड़ी पता। ये तो Fe+2 Fe की है और ये Fe+3 Fe की है। तो सबसे पहले अपने को इन दोनों की मदद से ये निकालना पड़ेगा, यानी अपने को 2 हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है और अपने को तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में तेरे को एक बात बताई थी, यहाँ पर अपन कौन सा खेल लगाते हैं सर, खेल नंबर 2। यस सर, ठीक है, खेल नंबर 2। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए, 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेंस 2019 का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या लगा रहे हैं सर, खेल 2 लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास Fe+2 Fe, Fe+2 Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना, y। ठीक है सर, एंड Fe+3 Fe का, Fe+3 Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना, z। यस सर, ठीक है, तो मुझे किसका चाहिए, क्योंकि मुझे इस सेल रिएक्शन के लिए क्या निकालना है सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना। तो मुझे Fe+2 Fe+3 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, किसका, Fe+2 Fe+3 का, ये मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो मैं कौन सा खेल लगा रहा हूं सर, खेल नंबर 2। यस सर, ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका एन फैक्टर निकालेंगे। एन फैक्टर क्या होता है सर, चार्ज का डिफरेंस। चार्ज का डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, चार्ज का डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 2 का। तो चार्ज का डिफरेंस इंटू कितने बंदे, एक ही तो बंदा है। यस सर, तो 2 × 1 2। एन फैक्टर यहां पर निकाल, चार्ज का डिफरेंस कितना, ये अपना 0 है। ठीक है, तो 3 - 0 3 ही तो आएगा। यस सर, तो चार्ज का डिफरेंस कितना, 3 इंटू कितने बंदे सर, एक बंदा, तो 3 × 1 = 3 ही तो होता है। यस सर, अब यहाँ पर एन फैक्टर निकाल, सर चार्ज का डिफरेंस कितना,
3 में से 2 गया, 1 बचा, तो चार्ज का डिफरेंस 1 और बंदे भी कितने हैं सर, 1 है। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ रहा है सर, 1 × 1 1, ठीक है। तो एन फैक्टर निकालना अपने को आता है, यस सर, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना, ध्यान से देख, ये मैंने Fe+2 को पकड़ा सर, ये मुझे लेफ्ट साइड ही दिख गया। ये मैंने Fe+3 को पकड़ा, परंतु ये मुझे राइट साइड दिखना चाहिए था, परंतु ये मुझे भी लेफ्ट साइड दिख गया। यानी मैं बीच में प्लस यूज नहीं करूंगा, माइनस यूज करूंगा यार, माइनस यूज करूंगा, क्योंकि Fe+3 इधर है, परंतु यहां पर Fe+3 लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या निकाल रहे हैं सर, E0 निकाल रहे हैं। E0 किसके लिए निकाल रहे हैं, Fe+2 Fe+3 के लिए, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए, ठीक है सर। तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 × y, मैं यहां पर माइनस यूज करूंगा, क्योंकि Fe+3 राइट हैंड साइड होना चाहिए था, परंतु यहां पर देख लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पर मैं माइनस यूज करूंगा। ये बातें मैंने आपको बता रखी है, खेल नंबर 2 मैंने आपको खेलना सिखा रखा है, ठीक है। तो 2y - 3z अपॉन एन फैक्टर, जिस हाफ सेल का E0 निकालना हो उसके एन फैक्टर से अपन डिवाइड करते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है, यस सर। तो यहाँ पर E0 Fe+2 Fe+3 का आंसर आ गया 2y - 3z, कितना आ गया सर, 2y - 3z, यस सर। अब ध्यान से देख यार, खेल नंबर 2 से हमने क्या निकाल दिया, Fe+2 Fe+3 का E0 यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यस सर। अब ध्यान से देख यार सर, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू आई ना, ये सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही आई, ये सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आई, यस सर। अब ध्यान से देख, Ag+Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है कितना सर, x वोल्ट। ये देख, Ag+Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है कितना, x वोल्ट। सर ये तो रिडक्शन हो रहा है, पहले खोपड़ी में +1 चार्ज था, बाद में 0 हो गया, यानी सर ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, यस सर। परंतु जो मैंने Fe+2 Fe+3 का निकाला वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मैं अगर खेल 1 लगाऊं तो मेरे को एक बात पता है कि मुझे दोनों क्या चाहिए सर, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तेरा -2y - 3z। अब ये हो गया तेरा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि अपन जब खेल नंबर 1 लगाते हैं तो हमको एक बात पता है, रिडक्शन पोटेंशियल अपने को पता होने चाहिए, यस सर। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो सबसे पहले मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देख, खेल 1 आपको याद होगा, डिफरेंट साइन तो ऐड कर देना, सेम साइन तो माइनस कर देना। ऐसे करने से तू क्या कर देगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए E0 निकाल देगा, यस सर। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सर नेगेटिव, यानी अपोजिट साइन है, तो मैं ऐड करूंगा क्या, यस सर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं E0 सेल, यानी कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए E0, अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो मैं ऐड करूंगा, यस सर। तो मैंने लिख दिया x + 2y - 3z। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया मेरा कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिल्कुल आसान खेल, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी, x + 2y - 3z। तो ऐसे क्वेश्चन अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नीट में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिनका सॉल्यूशन आपका आधा पेज भर दे। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जिनका 2-3 लाइन में आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है 180 मिनट है और 180 क्वेश्चन करने हैं, यस सर। तभी तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। परंतु अगर नीट में भी आ जाए तो डरने की बात नहीं है, आसानी से अपन समझ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन करके वापस घर लौटेंगे, 4 मार्क्स अपने सुनिश्चित कर लेंगे, यस सर। अब है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIEEE 1983 में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज आर रिलेटेड टू द, यस सर। हमको एक बात पता है यार, जब अपन फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक बात बताई थी, 1 फैराडे = 1 इक्विवेलेंट, यस सर। यानी आंसर आएगा तेरा ऑप्शन नंबर सी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस सर। बिल्कुल आसान खेल, बिल्कुल आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। ये अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन था AIEEE 1983 का, यस सर। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अ गैस X at 1 atmosphere is bubbled through a solution containing mixture of 1 molar Y- and 1 molar Z- at 25 degrees Celsius if the reduction potential is in order of ZYX, यानी सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Z का, सबसे कम X का, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत बार कर रखे हैं लेक्चर नंबर 2 में। अब ध्यान से देख यार, जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
पढ़ रहे थे, मेरे को एक बात पता है कि टॉप से बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसको अपन सबसे नीचे रखते हैं क्या? यस सर। तो अगर अपन इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अरेंज करें तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये बोल रहे हैं कि जेड का सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो जेड को मैं सबसे नीचे लिख दूं क्या? यस सर। तो जेड को मैंने सबसे नीचे लिख दिया, फिर मैंने y लिखा, फिर मैंने x लिख दिया। यस सर। टॉप से बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर की वैल्यू भी बढ़ती है। यस सर। तभी तो मैं बोलता हूं कि जो सबसे नीचे वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सबसे ऊपर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो नीचे वाला होगा ना वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऊपर वाला होगा ना वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस सर। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन y विल ऑक्सीडाइज x। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं, y और x के बीच में, कॉमन सेंस की बात है, जो नीचे वाला होगा वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो y क्या x को ऑक्सीडाइज कर सकता है? यस सर, क्योंकि y अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर, तो ये बात तो सही है। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि y विल नॉट ऑक्सीडाइज z। अब ध्यान से देख, y और z के बीच में कंपेयर कर। यस सर। सर z ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या y z को ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं सर, y x को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि x के साथ अगर मैं y को कंपेयर करूं तो y ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। परंतु जैसे ही मैंने उसको z के साथ कंपेयर किया तो y तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या वो z को ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। यानी देख यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है अपना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक मार दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIEEE 1999 में, सॉरी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 89। बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन होते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आधारित। यस सर। अब है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ये क्वेश्चन पूछा गया सर जेईई मेंस 2019 में। गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन, यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए Kc की वैल्यू पता है कितनी? 10 × 10⁻15। कहां पर सर? इक्विलिब्रियम स्टेट में। यस सर, यानी इसको मैं बोल सकता हूं के इक्विलिब्रियम कितना दे रखा है सर? 10 × 10⁻15, यानी 10⁻16 दे रखी है वैल्यू। ठीक है सर, हमको क्या निकालना है सर? ई नॉट सेल निकालना है। यस सर, तो हमको सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है यार, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.06। 0.06 एन क्या होता है सर? एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर निकाल। तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से निकाल रहा हूं, तो Cu तेरा Cu+2 में जा रहा है। यस सर, तो एन फैक्टर कैसे निकालूंगा? चार्ज का डिफरेंस कितना? 2 इंटू बंदे कितने सर? 1, तो 2 × 1 कितना होता है सर? 2 होता है। यस सर, तो एन फैक्टर मैंने निकाल दिया, 2 आ गया। यस सर, तो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है? 10⁻16 इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आई? 2 आई इंटू ई नॉट सेल तेरे को फाइंड आउट करना है। यस सर, अपॉन 0.06। 2 से अगर इसको काट दे तो ये हो जाएगा तेरा 0.03। यस सर, इसको सॉल्व करना मैंने तेरे को सिखाया था। 10 की खोपड़ी में जो नंबर लिखा होता है वही अपन लिख देते हैं। यस सर, इक्वल टू ये हो गया तेरा ई नॉट सेल अपॉन 0.03, ई नॉट सेल अपॉन 0.03। यस सर, तो 16 से तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.03 को, तो ये तेरा ई नॉट सेल निकल के आ जाएगा जो तेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो तेरा आंसर आएगा लगभग 0.48। कितना आएगा सर? 0.48 आएगा। तब ऑप्शन चेक कर ले, सबसे नजदीकी ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर ए 0.4736, यानी 0.48। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIEEE में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 इज 3 × 10⁶ एंड इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 153। देन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ BaSO4 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ध्यान से देख सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ। मैंने तेरे को एक बात बताई थी, कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी BaSO4 के लिए कंडक्टिविटी K की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁶। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 153। यस सर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अपने को क्या फाइंड आउट करना है सर? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है, यानी KSP अपने को फाइंड आउट करना है। तो मेरे को एक बात पता है, KSP निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा सर? सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगा। और सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला मैंने तुझे बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K × 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। यस सर, K यानी कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 3 × 10⁶।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 153। यस सर, तो अपन आसानी से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा सर 153 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 इंटू 1000 को अपन लिख सकते हैं 10⁻3 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी तेरा इधर चला जाएगा और 153 तेरा नीचे आ जाएगा। यस सर, 153 गंदा नंबर लग रहा है, मैं 150 लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे आंसर तेरा आएगा 20 इंटू 10⁻6। कितना आएगा सर, 20 इंटू 10⁻6। कितना आएगा सर, 20 इंटू 10⁻6। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब ये अपन ने क्या निकाल दिया सर, सॉल्युबिलिटी निकाल दिया, परंतु अपने को क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी थोड़ी पूछा गया था, हमको तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पूछा गया था, यानी केएसपी पूछा गया था, केएसपी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है, BaSO4। ध्यान से देख, Ba भी 1 है, SO4 भी 1 है, यानी x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। तो अपन यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 1 प्लस 1। यस सर, यानी ये तेरा हो जाएगा सर s की पावर 2। यस सर, एस अपन ने निकाल दिया 20 इंटू 10⁻6, तो इसका पावर कर दे 2, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 6 2 कितना, 12। तो ये तेरा आंसर आ गया 400 इंटू 10⁻12, 400 इंटू 10⁻12। बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान। ठीक है, यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये आपका जेईई मेंस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बैक टू बैक 3 साल लगातार जेईई मेंस में या फिर मैं बोलूं AIEEE में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इज 100 ओम। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। Resistance of the same cell when filled with 0.02 molar of the same solution is 520 ohm. The molar conductivity of 0.02 molar solution of the electrolyte will be, यानी अपने को फाइनली क्या निकालना है सर, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यस सर, तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.02 मोलर दे रखी है। 0.02 को अपन 2 इंटू 10⁻2 भी तो लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, परंतु दिक्कत ये है ना, ये फॉर्मूला अपन तब लगाते हैं जब इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो दूरी होती है वो सेंटीमीटर में होती है। हमने हर क्वेश्चन ऐसे ही किया जहां पर इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी काई में हो सर, सेंटीमीटर में हो। पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी किसमें है सर, मीटर में है। देख सारे ऑप्शन में मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर खेल मीटर में चले ना, अगर खेल मीटर में चले ना, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूले में तुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी होती है आपकी K अपॉन मोलैरिटी। तो अपन पहले क्या करते थे, 1000 ऊपर लिखते थे, अब अपने को कुछ नहीं करना, 1000 को नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर तू ऐसा कर दे तो तेरा जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी सर, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर तू पहले वाला फॉर्मूला यूज करता K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो तेरी यूनिट क्या आती, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यस सर, परंतु ऑप्शन काई में है सर, मीटर स्क्वायर में। यस सर, तो तेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻²। यस सर, तो कुल मिला के तेरे को क्या निकालना है सर, K निकालना है। क्या निकालना है सर, K निकालना है। ठीक है, K मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है सर, तो निकालते हैं अपन। मैंने फॉर्मूला लिखा K इक्वल टू G इंटू L/A। यस सर, ये सेल के लिए कांस्टेंट होता है, इसको मैं बोलता हूँ सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी है सर, पहले द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.29, तो ये लिख दिया मैंने 1.29। ठीक है, इक्वल टू G मतलब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपन कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 100 ओम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर 1 अपॉन 100 इंटू L/A। यस सर, तो L/A यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई सर 129। क्या मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स लिखूं, नहीं सर, इसको मीटर इनवर्स लिखना पड़ेगा, मीटर इनवर्स। यस सर, ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, सेल कांस्टेंट निकाल दिया। ठीक है, ये अपन कब की बात कर रहे थे, जब मोलैरिटी कितनी थी सर, 0.2 मोलर थी। कितनी थी, सॉरी 0.1 मोलर थी, 0.1 मोलर थी। ठीक है, परंतु
सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना सेल के लिए, यस सर, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही होगा, यस सर, ठीक है। अब अपन ने क्या की, मोलरिटी को चेंज कर दिया, मोलरिटी कितनी हो गई सर, 0.02 मोलर हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर ऑफ द सेम सॉल्यूशन। अब रेजिस्टेंस कितना है सर, 520 ओम है, ठीक है। तो अब अपन क्या निकाल देते हैं, वापस से के निकाल देते हैं, तो के इक्वल टू जी मतलब 1/r इंटू L/A यानी सेल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो अभी भी 129 ही रहेगी, यस सर। परंतु अब रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, 520 हो गया। इसको अपन सॉल्व करेंगे, यानी 129 को जब 520 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा तेरा 0.25। कितना आएगा सर, 0.25 आएगा। तो अपन ने के निकाल दिया, ठीक है। अब के की वैल्यू को यहां पुट कर दे, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के अपॉन मोलरिटी इंटू 1000, यस सर। के की वैल्यू कितनी सर, 0.25 अपॉन मोलरिटी की वैल्यू कितनी सर, 2 इंटू 10⁻² इंटू 1000। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर तेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यस सर। तो इस क्वेश्चन में अपने को ध्यान रखना है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। पहले अपन मल्टीप्लाई करते थे 1000 से, अब अपने को डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि यहां पर देख इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी इकाई में है सर, मीटर में, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं मीटर स्क्वायर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना, गलती मत करना। ये क्वेश्चन बैक टू बैक 3 साल लगातार 3 साल जेईई मेंस में AIEEE में पूछा गया है। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो चौंकना मत, आसानी से उसको सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में होते ना तो अपन वैसे ही करते जैसे अपन करते आए हैं, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। परंतु यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में तो मुझे 1000 से अब डिवाइड करना पड़ा, यस सर, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, गलती मत कर देना।